सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्यों की ही भांति गुप्त वंश में भी अनेक महान वीर तथा पराक्रमी सम्राट हुए, जिन्होंने इस वंश के प्रभुत्व एवं कीर्ति में अभूतपूर्व वृद्धि की। मौर्यों के पतन के पश्चात भारत को पुनः राजनीतिक स्थिरता एवं संगठन प्रदान करने का श्रेय गुप्त शासकों को ही है। गुप्त शासकों ने भारतवर्ष को न केवल एक बार फिर एक सूत्र में बांधा, वरन उनका युग कला एवं संस्कृति के सर्वतोन्मुखी विकास का भी युग था, जिसके कारण इस युग को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी जाती है। गुप्तों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी देने वाले प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों का तो यद्यपि अभाव है, परंतु फिर भी उनके सिक्कों और अभिलेखों आदि से इस राजवंश के प्रारंभिक शासकों आदि के विषयों में कुछ ज्ञान अवश्य हो जाता है। हरिशेर की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त श्रीगुप्त का प्रपौत्र महाराज घटोत्कच का पौत्र तथा महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त का पुत्र था। इस अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त से पूर्व क्रमशः श्रीगुप्त, घटोत्कच तथा चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक हुए थे। इसी प्रशस्ति से यह भी पता चलता है कि प्रथम दो गुप्त नरेश संभवतः अधीन या सामंत शासक थे या पूर्णतः स्वतंत्र शासक नहीं थे, क्योंकि उन्हें केवल महाराज कहा गया है, जबकि चंद्रगुप्त ही उस वंश का सर्वप्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का प्रथम तथा महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने अपने पूर्वजों से अलग महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसी आधार पर कुछ विद्वानों की यह धारणा रही है कि प्रारंभिक दोनों गुप्त शासकों की भांति चंद्रगुप्त प्रथम कोई अधीनस्थ शासक न होकर एक स्वतंत्र सम्राट था। इससे यह भी आभास होता है कि इस राजा ने अपने राज्य का भी विस्तार किया होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के इतिहास की जानकारी हमें चंद्रगुप्त कुमार देवी शैली की स्वर्ण मुद्रा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा कुछ पुराणों से भी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की घटनाओं की विस्तृत जानकारी तो उपलब्ध नहीं होती है, परंतु उसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना, जो उसके जीवन की भी एक महत्वपूर्ण घटना थी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह था, जिससे उसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में ही वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त के कुछ सिक्के, जिनके अग्रभाग पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र तथा नाम है और पृष्ठभाग पर सिंह वाहिनी देवी का चित्र अंकित है तथा लिच्छत्रया लिखा हुआ है। इस विवाह की महत्ता के घोतक है। इस विवाह की महत्ता अन्य बातों से भी स्पष्ट हो जाती है। पहले तो यह कि प्रयाग प्रशस्ति के साथ अन्य गुप्त अभिलेखों में भी इस घटना को बार बार दोहराया गया है। दूसरा एवं अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्राचीन भारत में राजाओं के नाम के साथ उनकी रानियों का नाम उत्कीर्ण कराए जाने की परंपरा का प्रचलन न होने के बावजूद भी चंद्रगुप्त ने अपनी मुद्रा पर अपनी पत्नी कुमार देवी का नाम अंकित कराया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। राजनीतिक दृष्टि से यह वैवाहिक संबंध अति महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी के उपरांत ही गुप्त वंश के शौर्य एवं वैभव की वृद्धि हो सकी थी। डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि लिच्छवी वंश के शासक पाटलिपुत्र के कुषाणों के सामंत के रूप में राज्य करते थे। चंद्रगुप्त ने उनसे वैवाहिक संबंध बनाकर अपनी पत्नी के संबंधियों का यह अधिकार प्राप्त कर लिया तथा इसी के परिणाम स्वरूप वह पाटलिपुत्र का शासक भी बना। डॉक्टर अलतेकर के मतानुसार इस विवाह के कारण लिच्छवी और गुप्त राज्य संयुक्त हो गए तथा इससे लिच्छवियों को भी गुप्तों के समान प्रतिष्ठा मिली तथा उनकी राजकुमारी कुमार देवी केवल चंद्रगुप्त की महारानी होने के कारण नहीं, वरन राज्याधिकारिणी शासिका होने के कारण महादेवी तक कहलाई। किंतु कुछ इतिहासकार इससे असहमत हैं। डॉक्टर श्रीराम गोयल का मत है कि कुमार देवी लिच्छवी राज्य की उत्तराधिकारिणी नहीं थी, अतः उसे संयुक्त राज्य की शह शासिका भी नहीं कहा जा सकता। लिच्छवी राज का विधि सम्मत उत्तराधिकारी तो उसका पुत्र समुद्रगुप्त ही था, परंतु यह भी माना जाता है कि कुमार देवी के पिता, जो घटोत्कच के समकालीन थे,
की मृत्यु 319 ईस्वी के आसपास ही हुई थी। इस समय समुद्रगुप्त के अल्पायु होने के कारण लिच्छवी राज्य के शासक का दायित्व भार कानून नहीं तो कम से कम व्यवहारिक रूप में तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही संभाला होगा। विजय अभियान। चंद्रगुप्त प्रथम के विजय अभियानों अथवा राज्य विस्तार के संबंध में कोई निश्चित प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, परंतु पौराणिक तथा अन्यान्य साक्ष्यों के आधार पर कुछ विद्वानों ने उसके राज्य की सीमाएं निर्धारित करने का प्रयास किया है। विंसेंट स्मिथ के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम के अधिकार में तरहुत, दक्षिणी बिहार, अवध तथा समीपवर्ती सभी पर्वतीय प्रदेश थे। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने अपनी पुस्तक क्लासिकल एज में यह कहा है कि संभवतः उसके राज्य में सारा बिहार तथा उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ भाग शामिल थे। वायु पुराण में कहा गया है कि गुप्त वंशज अनुगंगा प्रयाग, गंगा के किनारे किनारे प्रयाग, साकेत और मगध को भोगेंगे। एलन महोदय के अनुसार यह वर्णन चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य का है। विद्वानों ने अनुगंगा का अर्थ गंगा के किनारे का बंगाल तक का प्रदेश लगाया है। यदि इस आधार पर पुराणों की उक्ति को सही मान लिया जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और संभवतः बंगाल का कुछ भाग तो सम्मिलित था ही। कुछ विद्वानों का कथन है कि वैशाली भी चंद्रगुप्त के अधिकार में थी, परंतु प्रमाणों के अभाव में इसको स्वीकार कर पाना कठिन है। वस्तुतः वैशाली पर अधिकार सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।